हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो ये यूनिट नंबर सेकंड थी, उसका ये लास्ट वाला चैप्टर इसमें आपका चल रहा था, जो कि क्या था, आपका नॉर्मल सब ग्रुप था यहाँ पर। तो लास्ट से पहले जो वीडियो थी उनमें सबसे पहले हमने इस वाले चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हमने कोसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी कि किस चीज को आप कोसेट्स कहते हो, कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत कोसेट्स का मीन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसकी डेफिनेशन पढ़ी। तो आई होप आपको सभी को वो क्लियर हो गई जो हमने पढ़ी थी वहां पर नॉर्मल जो सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आज एक तो हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा भी जो छोटी मोटी कुछ बेसिक सी बातें और है नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, उनको भी आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में सबसे पहले हमने चर्चा की थी नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, कि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन यानी कौन सा सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, ये हमने वहां पर समझा था। तो उसके लिए क्या पढ़ा था यहाँ पर, कि चाहे आपका जैसे ये कोई ग्रुप है यहाँ पर जी नाम का, और ये इसका क्या है, सब ग्रुप। ठीक है, तो ये जो सब ग्रुप एच है ये नॉर्मल कब कहलाता है, कब कहलाता है, तब हमने वहां पर पढ़ा था कि यदि इस सब ग्रुप के लिए इसका लेफ्ट कोसेट तथा इसका राइट कोसेट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यदि इसके लिए इसका लेफ्ट कोसेट तथा राइट कोसेट यदि दोनों बराबर हो, तो उस कंडीशन में हम इस सब ग्रुप जो एच है उसको क्या कहते थे, नॉर्मल सब ग्रुप कहते थे। एक तो हमने ये समझा। उसके अलावा हमने एक इसमें छोटा सा पॉइंट ये भी पढ़ा था कि जब हम कोसेट्स लेते हैं, हम कोसेट्स जैसे एच ए नाम का हमने कोसेट्स लिया ए एलिमेंट को लेते हुए, जो कि एक इसका एलिमेंट है ग्रुप जी का यहाँ पर। तो उस कंडीशन में जो मिलने वाला जो कोसेट्स है उसके बारे में हमने कहा था कि जो मिलने वाला कोसेट्स है वो बिल्कुल एच के बराबर होता है। क्यों होता है, सॉरी, ये जब जो ए है वो जब कहां से लिया जाए, एच से लिया जाए, यानी इसी सब ग्रुप से यदि लिया जाए तो उस कंडीशन में बनने वाला जो कोसेट्स है वो उसी सब ग्रुप को डिनोट करता है वहां पर एच को। एक बात हमने ये पढ़ी। ठीक है, उसी से आगे छोटी मोटी कुछ ये कोई दो बातें और हैं, उनको भी आज हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी। एक बात करते हैं कौन सी यहाँ पर, कि यदि हमारे पास जी नाम का क्या है कोई ग्रुप है और एच नाम का क्या है उसका कोई सब ग्रुप है, तो हमारा जी नॉर्मल ग्रुप कहलाएगा। एक होता है नॉर्मल ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल ग्रुप किसको कहते हैं, नॉर्मल ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं जिसके कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो, यानी जिस ग्रुप के कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, नॉर्मल ग्रुप कहा जाता है। दोबारा फिर से सुनिए, किसको कहेंगे हम यहाँ पर, नॉर्मल ग्रुप, कि जिस ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप उपस्थित नहीं हो, या यूं कहीं प्रॉपर सब ग्रुप जिसके उपस्थित नहीं हो, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ग्रुप कहते हैं। अब आपको ये भी बताया था कि प्रॉपर सब ग्रुप कौन सा होता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन सा होता है। तो हमने बात की थी कि हमारे पास जी नाम का यदि क्या नाम से एक ग्रुप है, तो इसके दो ग्रुप सब ग्रुप सदैव उपस्थित होंगे। कौन कौन से, एक तो खुद जी को लेकर आप बना दो, और एक इसके आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर यहाँ पे एक नया एक और बना दो यहाँ पर। तो ये दो सदैव उसके नॉर्मल सब ग्रुप अवश्य होंगे, सदैव ये सदैव उस ग्रुप के क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो ये तो होंगे जो होंगे। इनके अलावा यदि जी में कोई और यदि नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो, तो उस कंडीशन में जी हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मल ग्रुप वो कहलाता है कि जब किसी ग्रुप के अंतर्गत इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप के अलावा कोई और उपस्थित नहीं हो, तो उस कंडीशन में उस ग्रुप को क्या कहते हैं, नॉर्मल ग्रुप कहते हैं। तो एक हम डेफिनेशन ये समझ रहे हैं छोटी सी इसकी। एक और क्या समझेंगे, कि अब आपको ये भी पता लगाना हो कि कौन कौन से ग्रुप नॉर्मल होते हैं, तो उसके बारे में भी एक स्थिति यहाँ पर, कि किस कंडीशन के द्वारा आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि ये जो ग्रुप होगा ये नॉर्मल होगा या नहीं होगा। तो उसकी कंडीशन भी यहाँ पर, कि कोई भी ग्रुप नॉर्मल ग्रुप कहलाता है। नॉर्मल ग्रुप कहलाता है कब कहलाता है, कि यदि उस ग्रुप का, कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू प्राइम नंबर, कि यदि किसी ग्रुप का जो ऑर्डर है वो यदि प्राइम नंबर हो,
तो उस कंडीशन में वो जो ग्रुप है वो सदा कौन सा होता है, नॉर्मल ग्रुप होता है। अब प्राइम नंबर क्या होता है ये भी आपको समझने की बात है यहाँ पर, कि जैसे बात की जाए कि जी स्टार नाम का हमारा क्या है, कोई ग्रुप है, लेट अस कंसीडर कि जी स्टार इज द ग्रुप। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि नॉर्मल ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि जी में नंबर ऑफ एलिमेंट, कि जो जी नाम का जो सेट होगा इसमें, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको चेक करने होंगे। ठीक है, अगर यदि नंबर ऑफ एलिमेंट यदि आपको क्या मिल जाए आपको विषम, या बात की जाए हम यहाँ पर अभाज्य मिल जाए, वहां पर अभाज्य संख्या, कि जो ग्रुप का जो ऑर्डर होगा या ग्रुप में जो सेट है उस सेट में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कौन से अभाज्य संख्याएं हैं। यानी जैसे 5 का है उसमें 7 उपस्थित है, या उसमें 11 उपस्थित है, 13 उपस्थित है, 17 उपस्थित है, 19 उपस्थित है। इस तरीके से यदि हमारे ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट यदि हो, या यूं कहें कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्राइम नंबर हो, तो उस कंडीशन में वो जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में उस ग्रुप का केवल जो हमारे इम्प्रॉपर जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, जिनको हमने जी से तथा जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है इनके द्वारा जो शो करते हैं, उनके अलावा उसका और कोई भी क्या नहीं होगा, सब ग्रुप नहीं होगा वहां पर। ठीक है, इन दोनों के अलावा, एक तो खुद ग्रुप और एक क्या, आइडेंटिटी। तो ऐसी कंडीशन में उस ग्रुप को क्या कहेंगे, वहां पर नॉर्मल ग्रुप कहेंगे वहां पर। तो ये दो छोटी छोटी सी बातें और है इसकी यहाँ पर। तो आप उसी चीज में जहां पर आपने नोट की थी उन चीजों को आगे बढ़ाते हुए इन चीजों को भी आप वहां पर नोट कर लो। पहली बात तो कौन सी नोट करो, नॉर्मल ग्रुप की यहां पर। तो सबसे पहली बात आपको नोट करनी है नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप तो क्या लिखेंगे, यदि किसी ग्रुप जी स्टार के कोई भी, यदि किसी ग्रुप जी स्टार के कोई भी उचित उपग्रुप नहीं हो तो वह नॉर्मल ग्रुप कहलाता है। हो तो वह नॉर्मल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, वो नॉर्मल ग्रुप कहलाएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमारी कौन सी थी, कि नॉर्मल ग्रुप चेक करने की। तो उसको हम लिखेंगे यहां पर, यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है, प्राइम है, तो प्राइम का मतलब क्या होगा, अभाज्य। यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम मतलब अभाज्य है, तो वह ग्रुप नॉर्मल ग्रुप कहलाता है। नॉर्मल ग्रुप कहलाता है, यानी उस कंडीशन में आप कह सकते हो इसका तो कोई भी क्या नहीं होगा, उचित उपग्रुप इसका उपस्थित नहीं होगा। इसका जिसमें कि ऐसा हो रहा है, यानी उस ग्रुप का यदि ऑर्डर यदि प्राइम है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि उस ग्रुप का कोई और क्या नहीं होगा, उचित उपग्रुप नहीं होगा। ठीक है, यानी उसका और कोई प्रॉपर सब ग्रुप वहां पर अवेलेबल नहीं होगा। कब होगा, जबकि वो क्या हो, नॉर्मल ग्रुप हो वहां पर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट और आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर। एक बात और है यहाँ पर, तीसरी बात और समझो यहाँ पर, यदि हमारे पास G नाम का क्या है, कोई ग्रुप है, लेट अस कंसीडर कि G be a group and H be the subgroup of G and H be the subgroup of G। ठीक है, कि हमने क्या ले लिया कि G के तो क्या है, ग्रुप है, और H उसका क्या है, कोई सब ग्रुप है। ठीक है, तथा हमने एक चीज और ले ली यहाँ पर, और वो हमने क्या ले ली कि हमने उसको कुछ और मान लेते हैं, उसको M मान लेते हैं कि M भी नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, ये हमने इस तरीके से यहां पर ले लिया कि हमारे पास G तो क्या हो गया, जो ग्रुप है वो हो गया, और ये कोई उसका आर्बिट्रेरी क्या है, कोई सब ग्रुप है आपका, तथा M हमने क्या ले लिया, उसका नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया। नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब समझते हैं आप, जिसमें वो कंडीशन यानी जो हमने
जो डेफिनेशन जो पढ़ी है वो वहां पर अप्लाई हो रही है। तो उस कंडीशन में हमारे पास इन तीनों के मध्य एक रिलेशन बनता है। और कौन सा रिलेशन बनता है कि जो m होगा वो ऑलवेज किसका सब ग्रुप होगा, वो ये बात करें सबसेट किसका होगा, वो H का, और H तो खुद किसका सब ग्रुप था, G का। तो उनके मध्य ये रिलेशन सदैव अप्लाई होता है इस तरह कि यदि m हमारा यदि नॉर्मल ग्रुप है और उस ग्रुप के यदि और भी कोई सब ग्रुप है तो वह नॉर्मल ग्रुप उन सभी में सबसे छोटा हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है या क्या होगा, छोटा हो सकता है वहां पर। ठीक है, या तो क्या होगा, बराबर होगा या क्या होगा, छोटा होगा। समझ आ रही है आपको बात? तो ये आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है वहां पर कि ये इसको एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यानी एच एम को एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट पूर्णतः वेरीफाई है यहाँ पर कि यदि हमारे पास जी नाम का कोई ग्रुप है और एच उसका कोई सब ग्रुप है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एच के अलावा यदि उसका कोई और नॉर्मल सब ग्रुप है तो वह नॉर्मल सब ग्रुप सदैव एच के अंतर्गत एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो एच के बिल्कुल बराबर हो सकता है या एच से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट वहां पर सदैव वेरीफाई होता है। तो इस चीज को भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर, यदि हमारे पास जी नाम का कोई ग्रुप है इस चीज को भी नोट कर लेते हैं, यदि जी स्टार ग्रुप है तथा H एवं N क्रमशः G के सबग्रुप और नॉर्मल सबग्रुप है। कि क्या क्या है वहां पर कि जो H है वो तो क्या है आपका सब ग्रुप है और जो N है वो क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है। दोनों बिल्कुल अलग अलग है यहाँ पर कि H तो क्या होगा सब ग्रुप होगा और N क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या समझेंगे यहाँ से कि H इनमें सभी में से क्या होगा, बड़ा होगा बिल्कुल, और उससे छोटा कौन होगा, फिर H होगा। और सबसे छोटा यानी जो हमारे नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं वह सदैव सब ग्रुपों में से सबसे छोटे होने की संभावना उनकी होती है वहां पर, या तो वो बराबर हो सकते हैं या तो, ठीक है, यदि सब ग्रुप के, या क्या होंगे उनसे छोटे ही होंगे। कभी भी ये नहीं कि H इनसे छोटा होगा, कि बनने वाला जो सब ग्रुप है वो इससे छोटा होगा, यहाँ पर ये चीज संभव नहीं है यहाँ पर कि H इज द सब ग्रुप ऑफ M इज नेवर पॉसिबल देयर। ठीक है, जब भी हमारा यदि नॉर्मल ग्रुप कोई सब ग्रुप होगा तो वह क्या होगा कि बनने वाले जितने भी उस ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप है उन सभी में से या तो छोटा होगा या क्या होगा बराबर हो सकता है, कभी भी उनसे बड़ा वो नहीं हो सकता। इस वाले जो कंडीशन है उसका ये मतलब होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जिनकी चर्चा हमने आज यहाँ पर की। तो इन सभी के बाद हमारी जो थ्योरम है उसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पर कि थ्योरम को किस तरीके से आपको प्रूव करना है यहाँ पर। तो हमारी जो थ्योरम है उसका पहले स्टेटमेंट पढ़िए आप यहाँ पर। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि ग्रुप G का सबग्रुप N, कि आपको क्या दे रखा है कि G का सबग्रुप कौन है, N के बारे में आपसे कहा है, ये क्या होगा एक नॉर्मल सबग्रुप होगा। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, ये यदि और यदि यानी दोनों तरफ से जाने वाली थ्योरम का स्टेटमेंट है यहाँ पर। कब होगा कि जब G इनवर्स इज इक्वल टू N, कि जब इस तरीके का रिजल्ट बिल्कुल किसके बराबर हो, नॉर्मल सबग्रुप के बिल्कुल बराबर हो, यानी इस N नाम का जो सेट है उसके बिल्कुल बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या होगा एक नॉर्मल सबग्रुप होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम दोनों तरफ से प्रूव करेंगे। तो पहले तो आपको किस तरीके से इसको अरेंजमेंट करना है, क्या आपको प्रूव करना है, इस चीज को हम इस थ्योरम के ही तरीके से समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि G क्या है आपका कोई ग्रुप है। तो हमने आपने मान लिया कि G स्टार कर लिया उसको, कि लेट अस कंसीडर कि G स्टार ग्रुप है। ठीक है, और N उसका क्या है, अब N के बारे में आपको बताना है कि N विशिष्ट होगा जब ये कंडीशन होगी, और जब ये कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में N विशिष्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या लिख लिया, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है आपको कि जब N विशिष्ट है, N विशिष्ट उपग्रुप है,
n विशिष्ट उपग्रुप है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सामने वाला रिजल्ट निकल कर आएगा कि वहां पर सदैव क्या वेरीफाई हो रहा होगा, ये वाली कंडीशन वहां पर वेरीफाई हो रही होगी, फॉर ऑल g इज द एलिमेंट ऑफ g, कि g के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सदैव वहां पर वेरीफाई हो रही होगी। दूसरी तरफ लेकर चले कि यदि हमारे किसी सब ग्रुप n के लिए यदि ये कंडीशन यदि वहां पर वेरीफाई हो रही है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ g, कि g के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यदि ये कंडीशन यदि वेरीफाई हो रही है, तो इन दैट कंडीशन की n विल बी नॉर्मल सब ग्रुप, तो उस कंडीशन में जो हमारा n है वो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इस थ्योरम को हम दोनों तरफ से समझेंगे कि जब n नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो वहां क्या निकल कर आएगा कि वहां ये रिजल्ट सदैव वेरीफाई हो रहा होगा। और दूसरी बात है कि जब किसी ओनली, अब हम नॉर्मल नहीं कह रहे उसको, कि जब किसी साधारण उपग्रुप के लिए यदि ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तो उस कंडीशन में उसका अर्थ क्या होगा कि वो जो साधारण उपग्रुप आप कह रहे हो वो साधारण एरे का कौन सा है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है वहां पर। ठीक है, तो ये चीज आपको इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से भी तथा राइट हैंड साइड से भी आपको प्रूव करना है यहाँ पर। अब हम एक एक तरफ लेकर चलते हैं, इसको थ्योरम को वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो रिजल्ट दे रखा है ये तो आपको पहले से पता है कि नॉर्मल है यहाँ पर, तो हम इस चीज को लेकर चलेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको निकाल कर लेकर आएंगे यहाँ पर। अब ये हमारा क्या है, किसी भी साधारण सबग्रुप का नॉर्मल होने की कंडीशन है यहाँ पर। तो इसको आप कुछ और नाम से कह सकते हो, प्रतिबंध की आवश्यकता कह सकते हो, और फिर ये कह सकते हो कि जो सेकंड वाला रिजल्ट है यानी ये वाला रिजल्ट है वो क्या है, पर्याप्त कंडीशन किसके लिए, इसके लिए। आप तो किसी भी तरीके से आप इसको लेकर चल सकते हो। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको कि ये क्या है, कंडीशन है n के नॉर्मल होने की यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर प्रतिबंध की आवश्यकता, कि आपको किसी भी नॉर्मल सबग्रुप, किसी भी सबग्रुप को नॉर्मल कहने के लिए ये वहां पर होना नेसेसरी है। तो इस चीज को हम दिखाएंगे कि हाँ बिल्कुल ये होता आवश्यक है यहाँ पर ऐसा होना। तो प्रतिबंध की आवश्यकता, कि हमें अब की बार किस चीज को दिखाना है, कि प्रतिबंध को यहाँ पर शो करना है। तो उसके लिए हमने क्या लिया कि माना n, जो हमारा n है वो क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। भाई लेकर तो चलना पड़ेगा आपको कि n क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप है यहाँ पर। क्योंकि आपने देखा कि हमने जो सिद्ध कराया उसमें क्या लिखा था कि जब n विशिष्ट उपग्रुप है तो उस कंडीशन में ये निकल कर आना चाहिए, और जब ये लेकर चलेंगे तो कौन निकल कर आना चाहिए कि n क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। तो हमने क्या ले लिया कि माना n विशिष्ट उपग्रुप है यहाँ पर। अब आपके मन में ये चीज, सारी चीज क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पर, कि जब आपने n को क्या कह दिया, विशिष्ट उपग्रुप कह दिया, कि n को क्या कह दिया, नॉर्मल सबग्रुप कह दिया, तब आपके माइंड में नॉर्मल सबग्रुप होने की जो सारी कंडीशंस है, यानी आपके पास जो डेफिनेशंस है वो आपके माइंड में आ जानी चाहिए वहां पर, कि आपने कौन कौन सी डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ी है। तो आपने डेफिनेशन एक तो पढ़ी थी कि लेफ्ट कोसेट तथा राइट कोसेट बराबर होते हैं। एक आपने ये भी पढ़ा था कि यदि हमारे पास G का कोई सबग्रुप n है तो उसमें वहां पर क्या रहा होगा कि वहां पर G इनवर्स इज आल्सो ऑलवेज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N रहा होगा। For each element n is the element of n and g is the element of g। तो उसके लिए हर एक कंडीशन में यदि ऐसा रहा होगा तब वहां पर हमारा जो n है वो नॉर्मल सबग्रुप होता है। तो हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी, एक तो g n इज इक्वल टू एन जी, इस तरीके से पढ़ा था एक डेफिनेशन, तो और एक डेफिनेशन हमने इस तरीके से पढ़ी थी। तो हमारी ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर काम आ सकती है, क्योंकि हमें इसी तरीके का लगभग रिजल्ट यहाँ पर चाहिए यहाँ पर। तो हम दूसरी वाली डेफिनेशन को यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपने देखा यहाँ पर कि हमने क्या मान लिया कि n क्या होगा, विशिष्ट होगा। तो विशिष्ट होगा तो डेफिनेशन यहाँ पर कार्य करेगी। तो हमने क्या लिखा, तब क्या होगा, तब हमारी जो दूसरी डेफिनेशन यानी G इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर मान लिया किसके लिए कि फॉर ऑल n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N एंड G इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G, कि प्रत्येक G के तो एलिमेंट कहां से हो, कैपिटल G से, और n किसका एलिमेंट हो, कैपिटल N का। तो उस कंडीशन में हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि इस तरीके का रिजल्ट सदैव किसको बिलोंग करता है, कैपिटल N को बिलोंग करता है। अब आप देखते जाओ यहाँ पर, आप G तथा G इनवर्स को स्टेबल कर दो कुछ समय के लिए और n को बदलते जाओ। तो n को बदल लोगे क्योंकि ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा। तो आप n बदलते जाओ, आपने n1 रखा, n2 रखा, n3 रखा, n4 रखा, तो हर बार जो भी रिजल्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग कहां पर जाएगा, कैपिटल N में, कैपिटल N में, कैपिटल N में वो जाता रहेगा। यानी आपको कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी कि G इनवर्स G इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ n, फिर देखा G इनवर्स इज द कैपिटल N,
यानी हर n के हर मान के लिए सदैव किसको बिलोंग करेगा, वो कैपिटल N को बिलोंग करेगा। तो आपने क्या देखा कि ऐसा करने के बजाय यदि मैं पूरा का पूरा सेट को यहाँ पर इंडिकेट कर दूं यहाँ पर कि इस प्रकार के एलिमेंटों को चेंज करता रहूंगा मैं यहाँ पर, तो मेरा पूरा का पूरा जो कैपिटल N है वो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर, यानी कैपिटल N के सारे अवयवों के लिए सदैव किसमें एग्जिस्ट करेगा, वो कैपिटल N में वो चले जाएगा। तो ऐसा करने पर हमें बहुत सारे अवयवों को क्या मिलेगा, एक समूह मिलेगा। आपको समझ में आ जाएगी। देखो मैं बात करता हूँ कि GN1 पहला एलिमेंट ले लिया मैंने GN G इनवर्स, तो डेफिनेशन के अनुसार किसमें जाएगा, वो कैपिटल N में। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया N को, अब लिख दिया N2, तो G इनवर्स अब भी किसमें जाएगा, कैपिटल N में। यानी ये तो जाता ही रहेगा किसके लिए, प्रत्येक N की वैल्यू के लिए जो सदैव कहां पर आए, कैपिटल N से जो आ रही है उसके लिए सदैव किसको बिलोंग करेगा, ये कैपिटल N को बिलोंग करेगा। अब ऐसा करने पर तो आपके साथ सारे के सारे एलिमेंट किसके हो गए, ये कैपिटल N के हो गए, यहाँ पर हो रहे नहीं हो रहे। तो यदि इन सभी अवयवों को लेकर मैं एक समूह बना दूं, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी अवयवों को लेकर यदि मैं समूह बना दूं यहाँ पर, तो उस समूह में कैसे एलिमेंट होंगे कि GN1 G इनवर्स, दूसरा क्या आ जाएगा GN2 G इनवर्स, GN3 G इनवर्स, इस तरीके के एलिमेंट आते जाएंगे। कहां तक, GNI जो भी हमारा यहाँ पर जो अंतिम एलिमेंट होगा वहां तक। यानी ये इस तरीके का क्या बनेगा, एक सेट बनेगा यहाँ पर। अब इस सेट को इतना लंबा चौड़ा लिखने से बढ़िया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि G कैपिटल N G इनवर्स, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा करने पर N पूरा का पूरा सेट ही बैठ गया यहाँ पर। जो हमारे पास N जो जिसके एलिमेंट हम ले रहे थे वो खुद क्या हो गया, वो सेट हो गया यहाँ पर। अब ऐसी कंडीशन में ये क्या बन रहा है, एक सेट बन रहा है। अब दो सेटों के मध्य जो तुलना का जो तरीका होता है वो या तो सब सेट वाला होता है या बराबर वाला होता है, ठीक है। अब हम बराबर वाले तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये भी तो कह सकते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू छूट रही है वहां पर, तो बराबर वाला भी कह सकते हैं, लेकिन इससे छोटा भी तो पॉसिबल है यहाँ पर, कि कुछ कम एलिमेंटों के लिए भी ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे कि जब हम इस तरीके से इसको लिखेंगे तो जो ये सेट है वो इस तरीके से इंडिकेट हो जाएगा। तो जब हम इस सेट तथा इस सेट कैपिटल N के मध्य से रिलेशन की बात करें तो इनका रिलेशन या तो सबसेट वाला हो सकता है या कौन सा हो सकता है, बराबर वाला, ठीक है। तो यहां से आप क्या देखोगे कि जब N के मान आप बदलते जाओगे तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए आप इसको कैसा अगर लिख पाओगे, तब ऐसे, या इसको कैसे लिख सकते हैं कि G कैपिटल N G इनवर्स इज सबसेट ऑफ, अंतर देखो दोनों में, फॉर ऑल किसके लिए कि G इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। कि हमने क्या देखा कि इसी चीज को आप सबसेट के तौर पर यदि लिखना चाहोगे तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, या सेट के तौर पर ऊपर वाली चीज को लिखना चाहो तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। कुछ बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने जो यहाँ पर तो एक एलिमेंट था, उन एलिमेंटों के पूरे सेट को हमने इंडिकेट किया। अब आप जानते हो कि सेटों के मध्य कभी भी एलिमेंट का चिन्ह नहीं आता। कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि रियल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर का सेट है, और आपने देखा हो कि नेचुरल N कैपिटल N इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल R, कि जो कैपिटल नेचुरल नंबरों का कि जो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो अवयव होता है वास्तविक संख्याओं का। ऐसा देखा है आपने, कभी नहीं देखा होगा। आपने ये जरूर देखा होगा कि ये सेट इसका क्या होता है, सबसेट होता है, ये जरूर देखा होगा। क्योंकि सेटों के मध्य जब कंपैरिजन की बात आ जाती है तो वहां पर हम सुपर सेट या सबसेट या इक्वल का चिन्ह प्रयोग करते हैं। वहां पर कभी भी ये नहीं कहते वहां पर कि एलिमेंट ऑफ, कि कैपिटल N इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल R, वेयर N इज द नेचुरल नंबर एंड R इज द रियल नंबर। ऐसा कभी नहीं कहा हमने यहाँ पर, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है, सेट है। तो इस चीज को हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। हमने किसके लिए लिखा है, ये प्रत्येक एलिमेंट ऑफ G के लिए। तो इसी प्रकार क्या होगा, तब इसी प्रकार यहां पर हम इसको लिख रहे हैं, इसी प्रकार G इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ G के लिए, कि जैसा ये है यदि इसके प्रत्येक का, अभी तो मैंने क्या लिया, इसको नॉर्मल एलिमेंट G लिया था कि G जब किससे आ रहा है, G से आ रहा है। अब G के अवयव की, G की जगह हम उसका प्रतिलोम लेकर चलो, क्योंकि हमने G के लिए तो इसको देख लिया कि G के लिए तो ऐसा हो रहा है, तो इसके प्रतिलोम के लिए भी ऐसा होगा, क्योंकि ये तो प्रत्येक G के लिए ऐसा हो रहा है। तो जब बात की जाए कि जब इसी प्रकार G इनवर्स के लिए इस रिजल्ट को लिखा जाए तो G इनवर्स के लिए इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको ले लिया 1 नंबर यहाँ पर मैंने। और जब G इनवर्स यानी इस एलिमेंट G के प्रतिलोम के लिए इसको लिखा जाए तो प्रतिलोम के लिए भी ठीक इसी प्रकार से लिखा जाएगा। और कैसे लिखा जाएगा कि G इनवर्स, कि अब G किसमें कन्वर्ट हो गया, G इनवर्स में। ये कैपिटल N का रहेगा और G तो हमारे पास था ही, अब की बार कौन आया, G इनवर्स, तो उसका क्या हो जाएगा, होल इनवर्स। इसी तरीके से होगा इस सबसेट ऑफ कैपिटल N, उसके लिए भी ऐसा ही होगा यहाँ पर।
कि चाहे एलिमेंट जी हो चाहे जी इनवर्स हो, सबके लिए ये कंडीशन यहाँ पर वेरीफाई होगी। अब इस चीज को मैं आगे और क्लियर करूं तो यहाँ से ये तो किसमें कन्वर्ट हो गया, जी इनवर्स में। और आप जानते हो कि प्रतिलोम का प्रतिलोम, क्योंकि सारी जो रामायण जो हो रही है, ये सारी जो बात हो रही है किसके अंतर्गत हो रही है, ग्रुप के अंतर्गत। तो ऐसा हो रहा है, तो जी इनवर्स का मतलब क्या होता है, खुद जी होता है। तो यहाँ से क्या बन गया, ये जी इस सबसेट ऑफ कैपिटल एन। ये कौन सा हो गया हमारा, चलो इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या आ गया, जी इनवर्स कैपिटल एन जी, ठीक है। यानी जो रिजल्ट जी के लिए था वही किसके लिए, जी इनवर्स के लिए भी देखा जाए तो उसको इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस समीकरण के दोनों तरफ, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए देखो बराबर करने के लिए, आप अपनी थ्योरम को भी ध्यान में रखो और उसी के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट को लेते हुए चलो यहाँ पर। तो हमारी थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना था कि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन। तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, देखो एक तो आ गया कि जी एन जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ कैपिटल एन, ये तो आ गया। अब हमें एक रिजल्ट और क्या चाहिए कि n इज द सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स, यानी इसका उल्टा और चाहिए आपको। ऐसा हो जाएगा तो दोनों को कह देंगे कि बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट विल बी जी कैपिटल एन जी इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल एन यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग इसको और आगे यदि हम लेकर चलें तो हमारे पास क्या होगा, देखो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में जी, यहां से तो किसकी संक्रिया कराती, जी लेफ्ट तथा राइट, दोनों पक्षों में जी तथा जी इनवर्स से क्रमशः वाम एवं दक्षिण संक्रिया कराने पर, यानी एक बार तो आप लेफ्ट साइड से किससे कराओ, जी से, और फिर राइट साइड से किससे कराओ, जी इनवर्स से, वाम तथा दक्षिण संक्रिया कराने पर। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब हम इस रिजल्ट की क्या कराएंगे कि जी के साथ तो लेफ्ट ऑपरेशन कराएंगे और जी इनवर्स के साथ कौन सा ऑपरेशन कराएंगे, राइट ऑपरेशन। तो यहां पर देखो तो क्या आ जाएगा, जी इनवर्स कैपिटल एन जी, ये तो हो गया लेफ्ट ऑपरेशन। तो यहां पर भी लेफ्ट होना चाहिए, यानी सबसेट ऑफ, इसका भी लेफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, जी एन जी। और दूसरे के साथ कौन सा कराएंगे, राइट ऑपरेशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी इनवर्स, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जी इनवर्स यहाँ पर। अब ऐसा करेंगे तो बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जो सारे जो एलिमेंट है किसके हैं, ग्रुप के, और ग्रुप के अंतर्गत पहले से क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू थी यहाँ पर। तो जी तथा जी इनवर्स बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरीके से। और यहाँ से एन और ये भी किसमें कन्वर्ट हो सकता है, जी इनवर्स में, इस सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स, इस तरीके से। अब यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी, और ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आइडेंटिटी में, इस सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स, इस तरीके से। तो यहां से क्या आ जाएगा कि n इज द सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स। हो गया यहाँ पर। इसको हमने क्या ले लिया, रिजल्ट नंबर 2। अब हमारे पास देखो एक रिजल्ट तो कह रहा है कि जी एन जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ n, और दूसरा कह रहा है कि n इज द सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स। तो बाय द फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक व दो से आप क्या लिख पाओगे, इंप्लाइज दैट कि यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल एन, और ये आपको यहाँ पर दर्शाना था यहाँ पर, ठीक है। यानी जो हम एन को विशिष्ट उपग्रुप लेते हुए जो हमें ऐसा प्रूव करना था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जब हमारे पास एन कोई नॉर्मल सबग्रुप हो। अब हमने डायरेक्ट ये रिजल्ट नहीं लेकर आए, हमने सिर्फ एन के नॉर्मल सबग्रुप होने की यहाँ पर डेफिनेशन लगाई, और उसके बेसिस पे हमने ये प्रूव कर दिया कि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल एन यहाँ पर, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ जी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हमारा एक पार्ट तो इसका प्रूव हो गया। अब की बार लेकर चलेंगे इस वाले को, और क्या प्रूव करना है कि एन विल बी नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा ये क्या था कि ये तो हमारा प्रतिबंध था, ये तो हमारी कंडीशन थी यहाँ पर। अब कहेंगे कि कंडीशन पर्याप्त होती है नॉर्मल सब ग्रुप शो होने के लिए। तो नेक्स्ट हमने क्या ले लिया, प्रतिबंध की पर्याप्तता, प्रतिबंध की पर्याप्तता, कि अब की बार प्रतिबंध को लेकर चलेंगे, सिर्फ पर्याप्तता, सफिशिएंसी ऑफ कंडीशन। तो हमारे पास प्रतिबंध की पर्याप्तता यानी प्रतिबंध एनएफ है, किस चीज को प्रूव करने के लिए, एन को नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करने के लिए यहाँ पर। तो अब की बार हमने क्या लिया यहाँ पर, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, की माना जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल एन फॉर ऑल जी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल जी। अब की बार राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिया और हमने कुछ भी नहीं लिया। अब ये आप जानते हो कि ये दो सेट है, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा,
दोनों के मिडिल में कौन सा साइन लगा हुआ है यहाँ पर, इक्वल वाला। आप जानते हो कि यदि दो सेटों के मध्य इक्वल वाला साइन लगा होता है तो उसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कि जैसे A इज इक्वल टू B वेयर A इज द सेट एंड B इज द सेट। तो इन दोनों को हम कैसे भी लिख सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और दोनों को यदि एक साथ ऐड कर दिया जाए तो इन दैट कंडीशन इट विल बी कन्वर्ट इनटू A इक्वल टू B, कि A सेट इज इक्वल टू कंप्लीटली B। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि A बिल्कुल किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर वो हो जाएगा। अब आगे आप देखिए यहाँ पर, अब यदि ऐसा हो गया तो हम यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें रिजल्ट कौन सा लेकर आना है, हमें ये दर्शाना है कि n क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यानी डेफिनेशन में से कोई सी भी एक रिजल्ट आपके पास आ जाना चाहिए, या तो पहली वाली डेफिनेशन पूरी हो जाए या सेकंड वाली हो जाए यहाँ पर। तो हमने देखा यहाँ पर जब इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो इंप्लाइज दैट कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि G इनवर्स इज सबसेट ऑफ कैपिटल N। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि साइन यहाँ पर कौन सा है, बराबर वाला। तो बराबर वाले के लिए हम सबसेट वाले जो साइन है वो दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अब ये दोनों तभी भी सेट है, तो इस सेट को यदि मैं पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यहाँ पे लिखूं, क्योंकि आप जानते हो कि सेट बनाने के लिए हमने इसमें किसमें कन्वर्ट किया है, इसको कैपिटल N में। तो इसको पर्टिकुलर एलिमेंट बनाने के लिए इसको किसमें कन्वर्ट करूंगा, स्मॉल n में, कि G इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। अब यहाँ पर तो फॉर ऑल G इज एलिमेंट G था यहाँ पर। अब इस एलिमेंट को चेंज करने से, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा था, तो हमें एक और क्या ऐड करना पड़ेगा कि वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N एंड G इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। अब ये जो रिजल्ट है ये आपका किसका है, ये तो आपका क्या है कि किसी भी सब ग्रुप जो n हमारा सब ग्रुप था उसका नॉर्मल होने की कंडीशन यहाँ पर है। तो कहेंगे कि इंप्लाइज दैट कि जो हमारा n है वो क्या है, n नॉर्मल सब ग्रुप है, कि n नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था यहाँ पर, कि जब हमारे पास कंडीशन दी गई हो तो उसकी हेल्प से आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना था, और नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन लेकर आपको ये कंडीशन आपको शो करनी थी यहाँ पर। तो हमने दोनों तरीकों से, कि लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड से इस थ्योरम को प्रूव किया यहाँ पर। तो आई होप आपको ये जो थ्योरम है वो कंप्लीटली समझ में आई होगी। इसके अलावा भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।